नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिद्धार्थ यूपीएससी एनालिसिस में। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज़ चालू करी थी और इसमें हम अपना क्लाइमेटोलॉजी देख रहे हैं और इस पे 2 लेक्चर भी आ चुके हैं। उनको आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने पहला एनालिसिस करा था, क्वेश्चनों का ट्रेंडिंग देखा था, सिलेबस भी देखा था और दूसरा हमने उसमें वाताग्र जनन देखा था। दूसरी वीडियो डाली थी हमने उसमें। ठीक, आज का जो हम लेक्चर चालू करने जा रहे हैं ये भी मज़ेदार होने वाला है और इससे भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है हमसे। ठीक, जो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सिलेबस भी ओपन करके रखा हुआ है और इस सिलेबस में जैसे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक, तो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और पूरे डिटेल से देखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं आगे भी और सीरीज़ें लाता रहूँगा। ठीक, और जिससे थोड़ा सा मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे थोड़ा, और कमेंट करके भी बताना मुझे कि क्या कमी है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑप्शनल का सिलेबस खोल रखा है, यानी ऑप्शनल ये तो इसमें ऑप्शनल के जो क्वेश्चन है किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें 2020 की, तो यहाँ पे हमसे हैलोवीन तूफान के बारे में पूछा जा रहा है कि हैलोवीन तूफान पर एक भौगोलिक टिप्पणी करें। तो ये भी चक्रवात से रिलेटेड संबंध है ना। तो इस तरीके से ये हमसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसी के साथ में अगर बात करें और जो हमसे पूछा जा रहा है, 2024 में क्वेश्चन आया था यहाँ से, और 2024 में जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये पूछा था कि शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण फैलाव अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, स्पष्ट करें। तो ये भी 10 नंबर में और 150 शब्दों में लिखने के लिए आया था। और साथ के साथ जो हैलोवीन तूफान का आया था, ये भी 10 नंबर में 150 में 2020 में आया था। और ये लास्ट ईयर ये हमारा क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट आया था शीतोष्ण चक्रवात का, जैसा कि सिलेबस में मेंशन करा हुआ है। और साथ के साथ यहाँ से हमें GS1 यानी जो हमारा GS1 का सिलेबस है उससे भी हमसे क्वेश्चन पूछता है। GS1 में जो हमारा ज्योग्राफी पोर्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है हमसे। और इसमें भी देखो 2013 में भी क्वेश्चन आया था कि भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात को फाइलिन कहा गया और संसार में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कैसे नाम दिया जाता है, विस्तार से बताएं। यानी यहाँ पे हमसे चक्रवातों के नामकरण के बारे में पूछा जा रहा है। ये 2013 में 5 नंबर में आया था 100 शब्दों में लिखने के लिए। हालांकि अब ट्रेंडिंग अलग है, अब 10 नंबर में आते हैं। ठीक, इसी के बाद 2014 में जैसे देखेंगे तो यहाँ से भी उष्ण कटिबंधीय पूछा गया, यानी 2014 में भी, यानी देखो रिपीटित है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित रहते हैं। ऐसा क्यों? यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे चक्रवात है ये इन्हीं सागर तक या खाड़ी जो भी है ये यहाँ तक ही क्यों है, इससे आगे क्यों नहीं जाते, है ना। तो ये पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन। और इसी के साथ फिर लास्ट ईयर में भी हमसे GS1 में पूछा गया था कि जो समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि का क्या कारण है, वृद्धि जो हो रही है वो क्यों है, यानी और यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक, अब ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है हमारे। और इसमें भी फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो ट्विस्टर का पूछा गया है कि जो ट्विस्टर क्या है और मैक्सिको की खाड़ी के आसपास क्षेत्रों को अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये तूफान जो चक्रवात है उसी का ही रूप है ट्विस्टर, जो इनके नाम से है। तो ये आगे हम इन्हें देखेंगे तो ये तो क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमसे यूपीएससी पूछ रहा है डायरेक्टली। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ करंट से भी उठ के आते हैं, जैसे हैलोवीन तूफान आया था ना वाला, हैलोवीन तूफान का, तो ये हमसे करंट का है। ट्विस्टर ये भी करंट का है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है नाम से। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सीरीज के एंड तक जरूर बने रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, जैसे कि हमारा टॉपिक है चक्रवात। ठीक, चक्रवात क्या है? चक्रवात जो है वो निम्न दाब के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं चक्रवात? निम्न दाब के केंद्र होते हैं। ठीक है, तो जो चक्रवात है वो क्या है? ये निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिसमें चारों तरफ से संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं फैली होती हैं। यानी ये क्या है? निम्न दाब का केंद्र है जिसके चारों तरफ क्या होती हैं? एक समान वायुदाब में, यानी जो प्रेशर है उसकी रेखाएं जो है, वायुदाब की जो रेखाएं हैं वो आपस में फैली हुई होती है कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, तो ये जो एक चक्रवात को ऊपर से देखा जाए, देखा हुआ यानी ऊपरी परत का मान सकते हैं, जिसमें ये आप जो देख रहे हैं समवायुदाबीय रेखाएं हैं। ठीक, और इसी के साथ
फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि केंद्र से बाहर की ओर जो वायु दाब है इसमें क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम इसके केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे उसमें वायु दाब क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और क्योंकि निम्न दाब के केंद्र है तो निम्न दाब का मतलब क्या हुआ, जिसके केंद्र में प्रेशर क्या हो, लो हो। सपोज जैसे कि यहाँ पे हमने क्या है, चक्रवात का ये रूप बना रखा है, तो ये जो केंद्र है इसका लो प्रेशर का है। और जैसे जैसे अब हम इसकी कक्षा से यानी इनकी समवायु दाब में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रेशर है वो वायु दाब है वो क्या हो, वो बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011 मिली बार। तो जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वायु का प्रवाह या वायु दाब जो है वो क्या होगा, वो अधिक होता चला जाएगा। ठीक, जिस कारण क्या होगा, हवा प्रवाह जो है, वायु का प्रवाह जो है वो क्या हो जाएगा, वो परिधि से केंद्र की ओर चक्रीय रूप में होगा। ठीक, अब जब यहाँ पे लो प्रेशर है और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा हमारा हाई प्रेशर, तो वायु किधर को प्रवाहित होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। और ये भी डायरेक्ट नहीं जाएगी, यानी ऐसे नहीं है कि सीधी चली जाएगी इस तरीके से। मैं भी दिखाता हूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी ये वायु है ये सीधी जाए, ये इस तरीके से प्रवाहित होगी। जैसे ये हमारा सपोज लो दाब का है, लो प्रेशर वाला केंद्र है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, वायु दाब की ये रेखाएं हैं। अब इसमें जो यहाँ पे हाई प्रेशर है, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे, यहाँ पे सपोज 10 मिली बार का प्रेशर है तो यहाँ पे हो सकता है 50 मिली बार का हो जाए, है ना। तो अब जो ये रेखाएं, ये जो वायु प्रवाह है जो डायरेक्ट ऐसे सीधा नहीं होगा, वो इस तरीके से नहीं हो सकता। ठीक, ये इस तरीके से चक्रीय रूप में अंदर की तरफ को होगा, इस तरीके से। ठीक, अब आगे अगर बात करें तो अब ये भी जो है परिधि से केंद्र की ओर होगा चक्रीय रूप में। और अगर हम बात करें कि इनकी दिशा क्या होती है, यानी जो चक्रवात है इनकी दिशा क्या होती है चलने की, तो मैंने यहाँ पे भी बना रखा है। अगर आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे देखिए कि जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें जो चक्रवात है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज चक्र लगाते हुए प्रवाहित होते हैं। ठीक, और अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे होते हैं, ये क्लॉकवाइज लगाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में इसमें क्या होता है, वायु प्रवाह होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे अर्थ का बना रखा है और इसमें देख सकते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में ये इस तरीके से घूमते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हैं ये। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इनकी स्थिति जो है वो कहाँ पे पाई जाएगी, तो इनकी जो स्थिति होती है वो हमें 35 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ गोलार्ध, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इनकी स्थिति की बात करें। अब अगर हम बात करें कि चक्रवात जो है वो उसका आकार कैसा होता है, तो चक्रवात अर्धगोलाकार का भी होता है, अंडाकार भी होता है, वी आकार में भी चक्रवात देखने को मिलता है और गोलाकार भी देखने को मिलता है। ये इसके आकार हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं, इनके द्वारा वर्षा, तापमान प्रभावित होते हैं और वायुमंडलीय, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय विक्षोभ कहते हैं। ठीक, अब चक्रवात के प्रकार हैं। अगर हम अवस्थिति के आधार पर चक्रवात देखें तो ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक, अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बात करी थी कि जो हवाएं हैं वो परिधि में केंद्र की ओर चक्रीय रूप में प्रवाहित होती है। तो एक क्वेश्चन है, ये जो प्रवाह यानी जो यहाँ पे वायु का प्रवाह है वो चक्रीय रूप में जो हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये आपके लिए भी क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा आपको कि जो यहाँ पे वायु का प्रवाह हो रहा है वो चक्रीय रूप में क्यों हो रहा है, या अभी हम बीच में जो लेक्चर जारी रखेंगे उसमें भी हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें पहला प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। तो ये भी क्या है, अब जैसे कि ये चक्रवात का ही प्रकार है ऊपर,
चक्रवात का प्रकार है और क्या ये निम्न दाब के केंद्र है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी क्या हुए इसी प्रकार, ये निम्न दाब के केंद्र हुए। जिस प्रकार इसके 4 आकार यहाँ पे बताए गए उसी प्रकार यहाँ पर भी ये गोलाकार, अंडाकार, वी आकार इस प्रकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें लो, गर्त यानी डिप्रेशन, ट्रफ या लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। यानी इन नामों से भी पुकारा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। लो, गर्त, ट्रफ तथा लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं इसको। ठीक है। अब इसका जो निर्माण है, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनका जो निर्माण वो किस कारण होता है? इनका निर्माण विपरीत स्वभाव वाली वायु के अभिसरण से होता है। यानी कुल मिला के जब दो विभिन्न भौतिक राशि वाली जो वायु राशि हैं, वो जो आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। अब जब वो दोनों एक दूसरे को कन्वर्जेंस करेंगी, जैसे कि सपोज मेरे पास में यहाँ पे ये गर्म जलवायु राशि है, ये वाली गर्म जलवायु राशि मान लेते हो ऑरेंज कलर को, और ये नीला वाले को शीतोष्ण। अब जब ये दोनों वायु राशि इस तरीके से मिलेंगी तो इनके मिलने से क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या हुआ, एक फ्रंट यानी वाताग्र का निर्माण हो जाएगा। और ये वाताग्र ही क्या करेगा, चक्रवात के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अपनी। ठीक है, ठीक। और जिसमें एक ठंडी वायु राशि आ रही है और एक गर्म वायु राशि है, दोनों की जो भौतिक प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में वाताग्र जनन फ्रंटोजेनेसिस में देख चुके हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, लेक्चर 2 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे इसमें हम। अब तो ये इस तरीके से बने, और अब ये तो पता लग गया कि ये जो इसका निर्माण है वो जो है हमारी विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के अभिसरण से हो रहा है। अभिसरण का मतलब होता है कन्वर्जेंस, जहाँ दोनों वायु राशि आपस में मिलते हैं। अब इस प्रकार के जो चक्रवात है हमें महाद्वीप और महासागर दोनों में बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, और इनका क्षेत्र भी 35 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ व साउथ दोनों गोलार्धों के बीच हमें देखने को मिलता है। अब इनकी अगर दिशा की बात करें कि इनकी जो चालन दिशा यानी किस दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है पछुआ पवन के कारण। ठीक है, बहुत ही केसेस में ये दक्षिण की ओर भी मुड़ जाते हैं, उत्तर की ओर भी मुड़ जाते हैं। ठीक है, और शीत ऋतु में ये सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि शीतोष्ण चक्रवात के भी प्रकार देखने को मिलते हैं हमें। अब शीतोष्ण चक्रवात के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, गतिक चक्रवात, तापीय चक्रवात और तीसरा गौण या द्वितीयक चक्रवात। ठीक, गतिक को डायनेमिक, तापीय चक्रवात को थर्मल साइक्लोन, गौण या द्वितीयक उप चक्रवात को हम सेकेंडरी साइक्लोन बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें गतिक चक्रवात की, तो गतिक चक्रवात क्या है? ये प्रमुख गतिक प्रक्रिया द्वारा, यानी ऐसे चक्रवात जो गति प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, जिनमें भी क्या हो रही है, विपरीत वायु राशि के अभिसरण से मिलेगी और विभिन्न वाताग्रों का पूर्ण विकास होगा। यहाँ पे एक वाताग्र विभिन्न वाताग्रों का, जिसमें आपको उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र और स्थिर वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र देखने को मिलेंगे। उसके निर्माण के द्वारा ही क्या बनता है, गतिक चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे वायु राशियों का महत्वपूर्ण भूमिका है, गर्म का और ठंडी का, जो यहाँ पे वाताग्र बना रही थी। बात करें अगर तापीय चक्रवात की, तो तापीय चक्रवात जो है, जैसे ब्रंट बताते हैं यहाँ पे कि शीतोष्ण कटिबंधीय गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय और गर्मियों में इन क्षेत्रों में क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। जबकि महाद्वीप पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। जिस पर क्या होता है, महाद्वीपों पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जहाँ पर वायु का प्रवाह जो है बाहर से केंद्र की ओर हो जाता है, यानी बाहर से केंद्र की ओर। भाई प्रेशर कम, अब महाद्वीप पे तो प्रेशर कम हो गया, तो महासागर पे क्या होगा, प्रेशर अधिक हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, वायु राशि महासागर से महाद्वीप की ओर प्रवाहित होने लगेगी। और वहाँ पे क्या होगा, स्थायी रूप से क्या, यानी मौसम जो वायु राशि जो है स्थिर हो जाएगी, स्थायी रूप से क्या होगा, वहाँ पे एक चक्रवात देखने को मिलेगा। पर एक चीज़ खास ध्यान रखना, यहाँ पे वाताग्र नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी जैसे स्थल पर गर्मियों में, अगर हम बात करें स्थल पर किस तरह गर्मियों में बन रही है, जैसे साइबेरिया है, ये साइबेरिया नहीं आइबेरिया है। ये जैसे साइबेरिया होता है ऐसे आइबेरिया है, अलास्का है, साउथ वेस्ट यूएसए, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीप पर हमें ये इस तरीके के चक्रवात देखने को मिलते हैं। शीतकाल में सागरों में देखने को मिलता है, जैसे ओखोटस्क सागर, नॉर्वेजियन सागर, आइसलैंड तथा ग्रीनलैंड, इस प्रकार के हमें सागरों में देखने को मिलता है। अब बात करें हम्फ्रीज क्या कह रहे हैं कि जाड़ों के समय में जो है उष्ण सागर पर, यानी
उष्ण सागर वाले जो क्षेत्र है उस पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जबकि स्थलों पर क्या होता है, प्रेशर अधिक हो जाता है और टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, तापीय चक्रवात बनते हैं। यानी कुल मिला के यहाँ पे ताप का रीज़न है। अगर समुद्र पर ऊपर समुद्री क्षेत्र पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर अधिक हो रहा है तो प्रेशर अधिक हो रहा है तो क्या होगा, थल में जो महाद्वीप वाला एरिया है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, वायु राशि अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गतिमान हो जाती है, और कोरोलिसिस बल के कारण क्या होती है, चक्रीय रूप में घूमने लग जाती हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा महाद्वीप एरिया हो गया। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे सही से। ये हमारा महाद्वीप एरिया हो जाएगा, और ये हो गया हमारा समुद्र एरिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस रीजन में जहाँ पे ये महाद्वीप है, इस रीजन में, और ये समुद्र वाला एरिया हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इस रीजन में क्या हो रहा है, हमारा हाई प्रेशर हो रहा है। अब हाई प्रेशर होने के कारण क्या है, टेम्परेचर का कम हो जाना। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है। ठीक, जिस पर वायु राशियों का जो प्रवाह है वो किधर की तरफ होने लग जाता है, वायु राशियों का प्रवाह अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। भाई यहाँ तो भीड़ ज़्यादा है तो कम भीड़ में भागेगी वायु तो। ठीक, और कोरोलिसिस बल के कारण क्या होगा, ये जो वायु राशि है ये सीधे रूप में न जाकर एक चक्रीय रूप में इस तरीके से जाती है। ठीक है, इस तरीके से, और चक्रीय रूप में जाके क्या बनाती है, एक चक्रवात का निर्माण करती है। अब तो ये तापीय रीजन हो गया। अब इसी तरीके, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे स्थल में गर्मियों में देखने को मिलते हैं और यहाँ पे शीतकाल में सागरों पर। अब गौण, तीसरा जो टाइप है इसका गौण या द्वितीयक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी चक्रवात यानी सेकेंडरी साइक्लोन। मुख्य चक्रवात, अब जो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य चक्रवात है जब वो खत्म हो जाता है तो उसके खत्म होने पर भी एक छोटा सा चक्रवात बना रहता है, जिसको अल्पकाल समय के लिए और बहुत कम समय के लिए रहता है, और ये ठंडी हवा के गर्म सागर के ऊपर चलने पर होता है। यानी जब ठंडी हवा जो है वो गर्म सागर के ऊपर प्रवाहित हो जाती है, जैसे ये साइक्लोन बना, तो ये साइक्लोन बनने पर क्या हुआ, ये आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ गया, ये नष्ट भी हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से क्या होगी, ठंडी हवाएं, ये ठंडी हवाएं जो है, जब, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वायु रहेंगी वो क्या रहेंगी, गर्म वायु रहेंगी यहाँ पे हमारी। तो ये जब ठंडी वायु इनके ऊपर आ जाएगी तो इसके ऊपर आने से यहाँ पे भी क्या होगा, वाताग्र बनेगा भैया। और वाताग्र बनेगा तो ये भी एक क्या बनेगा, यहाँ पे एक साइक्लोन देखने को मिलेगा हमें। ठीक, और ये जो साइक्लोन होगा ये अल्पकालिक साइक्लोन होगा, यानी बहुत ही कम समय के लिए देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे, मैंने देखो इनकी स्थिति भी बना रखी है इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, हालांकि मैंने 60 से 65 डिग्री बना रखा है, जिसमें यहाँ पे देखने को मिलता है, पर नॉर्मली हम यहाँ से 35 से 65 के बीच में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं साइक्लोन। और उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमते हैं। और अब आगे बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, यानी इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति, नॉर्वे के ऋतु विज्ञानी है यानी क्लाइमेटोलॉजी साइंटिस्ट हैं वी बर्कनीज या जे बर्कनीज तथा जे बर्कनीज, इन दोनों ने सर्वप्रथम 1918 में प्रतिपादन किया था ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। ठीक, यानी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत 1918 में प्रतिपादन किया था, और लहर, इस सिद्धांत को लहर सिद्धांत तथा स्वीडन विद्वान बर्जेन के नाम पर बर्जेन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया था कि जब कोई चक्रवात निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है, फिर ध्रुवीय या लहरनुमा वाताग्र बनता है, जिसके बाद क्या होता है, पूर्वी उष्ण वाताग्र या उष्ण वृत्तांश दक्षिण पूर्वी भाग पर, और पश्चिमी शीत वाताग्र यानी शीत वृत्तांश उत्तरी पश्चिमी भाग पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में हमारा क्या होता है, अधिधारण या विनाश हो जाता है। ठीक, और लास्ट में उपचक्रवात का निर्माण होता है। तो ये इस तरीके से शॉर्ट में मैंने पॉइंट लिख रखा है, इस तरीके से क्या होता है, चक्रवात की प्रोसेस होती है। पर अगर इसी चीज़ को डिटेल में देखें तो यहाँ पे मैंने पूरी थ्योरी ले रखी है, जहाँ पे हमने जीवन चक्र से थ्योरी को बना रखा है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो जीवन चक्र में स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में जो है
ठंडी व गर्म वायु राशियाँ समांतर प्रवाहित होती हैं, और ठंडी और जो गर्म वायु राशियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इनके स्थायी समांतर प्रवाह के कारण अब देखो इसमें जो ठंडी है वो पूर्व दिशा की ओर हो रही है, पूर्वी दिशा की ओर, जबकि गर्म वायु राशि पश्चिम पूर्व में हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही है। ठीक है, ये तो जो गर्म वायु राशि है, ठंडी वायु राशि है, किधर की तरफ हो रही है, पूर्व की ओर, पूर्व से, और जो गर्म है वो हमारी यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही है। ठीक है, अब ये वायु राशि जो है ये एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती है, और समांतर प्रवाहित होने पर क्या होता है, स्थायी वातागर का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो वायु राशि की जो लहरें होती है वो क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जब गर्म व ठंडी वायु राशि का एक दूसरे के क्षेत्र पर बलात् प्रवेश हो जाता है, बलात् प्रवेश का यानी बलपूर्वक, जब ये अब क्योंकि समांतर चल रही थी, इस तरीके से समांतर चल रही थी, पर कहीं ना कहीं ये इस तरीके से लहर ले लेगी, और जब ये लहर लेगी तो बलपूर्वक एक दूसरे को इस तरीके से क्या करेगी, बल लगा के एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करेगी, जिस पर क्या होगी, ये वायु राशियाँ क्या होंगी, इस तरीके से ये अस्थिर हो जाएगी, और अस्थिर होने पर क्या होगा, एक वातागर का निर्माण करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, लहरनुमा वातागर या ध्रुवीय वातागर कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के वातागर को आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या हो रहे हैं, जो वायु राशि हैं ये क्या हो गई, शीत वायु राशि और गर्म वायु राशि लहरनुमा हो गई इस तरीके से। पहले ये कैसी थी, सीधी थी इस तरीके से, फिर उसके बाद में लहरनुमा हो गई, और लहरनुमा होने पर इन्होंने लहरनुमा वातागर या ध्रुवीय वातागर का निर्माण करा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपना तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप जो तृतीय अवस्था है उसको हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं इसको, जिसमें क्या होता है, एक चक्रवात का पूर्ण विकास होता है, यानी इसी अवस्था, यानी ऐसे मान सकते हैं एकदम हैंडसम वाला कह सकते हैं इसको, अपनी यंग एज। ठीक, तो इस चक्रवात, इस प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, तृतीय अवस्था में यह चक्रवात का पूर्ण विकास करता है, जिसमें समदाब रेखाएं जो है गोलाकार हो जाती हैं। यानी जो ये यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र भी है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये जो वायु राशि थी जो इस तरीके की प्रवाहित हो रही थी, वो इस तरीके से होकर एक गोलाकार रूप में प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक, और गोलाकार प्रवाहित होने पर क्या करती हैं, एक कम दाब का यानी निम्न दाब का केंद्र बना लेती हैं यहाँ पर, जैसे कि चित्र में देखा गया है कि यहाँ पे जो है मैंने एक लो प्रेशर का केंद्र दिखा रखा है, तो साथ बनाती हैं, और उष्ण व शीत वातागर पूर्णतः विकास करती है, और साथ के साथ उष्ण और शीत वातागर का निर्माण करती हैं। शीत वातागर गति अधिक, ठीक, यहाँ पे बताया गया कि जो शीत वातागर है उसकी जो गति है वो क्या होती है, अधिक होती है, जबकि गर्म वायु दोनों वातागरों के सहारे बलात् ऊपर उठाई जाती है। जबकि जब ये क्या कर रही है, इसकी गति तेज है, तो तेज होने के कारण इस पर फोर्स लगा रही है गर्म वाले उष्ण वृत्तांश पर, तो यहाँ से वायु राशि जो है ये वातागर के सहारे, जो उष्ण वातागर बन रहा है इसके सहारे ऊपर की तरफ को उठता है। यहाँ पे इससे क्या होता है, जिस पर क्या होता है, नमी और एडियाबैटिक नमी बनती है। जैसे ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने पर क्या होगा, ये गर्म वायु राशि ऊपर गई तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस चालू हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस चालू होने पर आर्द्रता बढ़ेगी, फिर ठंडी होगी, ठंडी होने के कारण क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक, और उष्ण वातागर धीरे धीरे लंबे समय तक रहते हैं, जबकि शीत वातागर जो है अल्प समय तक मूसलाधार हिमपात या ओलापात देख। अब क्या, जो उष्ण वातागर है इसमें जो वर्षा हो रही है ये वर्षा लंबे समय तक देखने को मिलती है धीरे धीरे, और इसमें वर्षा धीरे धीरे हो रही है। ठीक, जबकि शीत वातागर में क्या हो रही है, कम समय के लिए होगी वर्षा, मूसलाधार होगी एकदम तेज, या हिमपात या ओलापात भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से चक्र रूप में बन रही है। अब बात करें अगर हम इसकी फोर्थ स्टेज यानी चतुर्थ अवस्था को, तो इसमें क्या होता है, शीत वातागर की जो गति है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी शीत वातागर की गति अधिक थी, तो चौथी अवस्था में भी क्या होती है, शीत वातागर की गति अधिक हो जाती है। ठीक, और ये शीत वातागर की गति इतनी अधिक हो जाती है कि जो यहाँ पर उष्ण वृत्तांश है, आप देख रहे हैं उष्ण वृत्तांश, यहाँ पे उष्ण वृत्तांश कितना बड़ा एरिया है, तो बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इसके जो शीत वृत्तांश में जो शीत वायु प्रवाहित हो रही है और शीत वातागर बन रहा है, इसके द्वारा बल के कारण ये जो उष्ण वृत्तांश है इसका संकुचन हो जाता है। संकुचन का मतलब छोटा पार्ट हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ शब्द ही लिख रखा है, उष्ण वृत्तांश संकुचन। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, उष्ण वृत्तांश का संकुचन हो जाता है। ठीक,
और हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये इसकी क्या है, अधिधारण अवस्था है। अधिधारण का मतलब ये बिल्कुल इसके एरिया को अपने में समा लेगा, ठीक है, अधिधारण अवस्था। या इसको, और यहाँ से क्या होता है, अवसान प्रारंभ हो जाता है, ठीक, और अवसान प्रारंभ हो जाता है जिस पर क्या होता है, शीत वातागर का उष्ण वातागर को अंतिम रूप से अभिलंघन करना होता है, ओवरटेक करना पड़ता है, और जिस पर क्या होता है, अधिविष्ट वाताग्र बनता है, जिस पर क्या होता है यहाँ पे, अधिविष्ट वाताग्र बनता है। यानी हालांकि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में पहुंच गए, यहाँ पे सिर्फ फोर्थ पॉइंट में यही है कि यहाँ पे क्या होता है, शीत वाताग्र जो है इसकी गति अधिक हो जाती है यहाँ से वायु राशियों की, और वायु राशियों की गति अधिक होने के कारण क्या होता है, ये इस उष्ण वृत्तांश का संकुचन कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा पंचम अवस्था। अब जब ये इस क्षेत्र को जो अभी हमने बताया था वही सेम, जैसे इसका संकुचन कर देगा तो एक तरीके से अधिधारण हो जाएगा, यानी ये इसको अपने में समा लेगा। जो टेम्परेचर इसका और इसका अलग था वो लगभग समान हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है जो दोनों के भौतिक गुण अलग हैं वो लगभग समान हो जाएंगे। अधिधारण का मतलब ये है, किसमें, पांचवी अवस्था में, जिससे क्या होता है, अवसान प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, शीत वाताग्र ने बिल्कुल उसको अपने में समा लिया, ठीक है, लगभग, यानी इतने एरिया में आपको शीत वृत्तांश देखने को मिल रहा है, जबकि ये कितना सा छोटा सा एरिया बच गया। अब इस कारण क्या होता है, शीत वाताग्र का उष्ण वाताग्र को अंतिम रूप से अभिलंघन, ओवरटेकिंग करना पड़ जाता है। ओवरटेक का मतलब क्या होता है भैया, ये जो शीत वाताग्र इस तरीके से भाग रहा है, यहाँ पे जो शीत वाताग्र है, एक सेकंड रुक जाओ, जो यहाँ पे शीत वाताग्र है, ये जो शीत वाताग्र आप देख रहे हैं ये क्या करता है, इसको ओवरटेक कर देता है पूरा, और ओवरटेक करने पर क्या होता है, यहाँ से अधिक ये जो क्षैतिज से मिल रहा था ये क्षैतिज से ऊपर उठ के क्या करता है, अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण करता है, ठीक। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, जब ये अधिविष्ट वाताग्र बन जाता है, स्टेप 6 में, षष्ठम अवस्था में अवसन अवस्था होती है इसकी, अवसान अवस्था, जिसमें क्या होता है, उष्ण वाताग्र पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यानी उष्ण पवन तो नीचे रह गई, जबकि शीत वायु जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या होते हैं, इसको अवसान करके ओवरटेक करके ऊपर निकल गई शीत वायु। तो नीचे कौन सी बची, ये वाली, सिर्फ उष्ण, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, उष्ण वाताग्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसने तो शीत वाताग्र ने इसको ओवरटेक कर दिया, तो यहाँ से उष्ण वाताग्र खत्म हो गया। और उष्ण वाताग्र खत्म होने पर क्या होता है, चक्रवात, जो क्षीण चक्रवात निर्माण हो जाता है, यानी एक तरीके, यहाँ पर पॉइंट कि चक्रवात का अवसान हो जाता है, यानी एक तरीके से चक्रवात खत्म हो जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, एक क्षीण चक्रवात का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपचक्रवात बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे इसका चक्रवात का जीवन चक्र। अब आगे बात करें तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा शीतोष्ण चक्रवातों की विशेषताएं। शीतोष्ण चक्रवातों की विशेषताओं की बात करें तो इसका आकार गोलाकार, अर्धगोलाकार, अंडाकार, वी-आकार होता है, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था। मध्य में दाब न्यून होता है और भार की ओर अधिक होता चला जाता है, अभी अब देखा था हमने। और इनका जो दीर्घ व्यास है, यानी ये जो हम बात करें चक्रवात, इसके दो व्यास है, लघु व्यास और दीर्घ व्यास। अब इसके अगर हम दीर्घ व्यास की बात करें तो वो 1920 किलोमीटर यानी 1920 किलोमीटर का होता है लंबाई में, ठीक, लंबा, यानी 1200 मील। और लघु व्यास की बात करें तो ये 1040 किलोमीटर लंबा देखने को मिलता है। और अगर हम इसका विस्तार की बात करें तो ये कितने क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, यानी कितने क्षेत्र इसके अंदर समा जाते हैं, लगभग ये 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर का विस्तार होता है इसका। और इसमें हवाएं सीधे केंद्र, अब देखो जो अभी मैंने प्रश्न पूछा था कि जो हवाएं हैं वो सीधे रूप में न जाकर चक्रीय रूप में प्रवाहित होती है, तो इसकी रीज़न यही है कि हवाएं सीधे केंद्र में न जाकर कोरियोलिसिस बल और घर्षण बल के कारण 20 डिग्री से 40 डिग्री पर काटती हैं एक दूसरे को और चक्राकार रूप में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोरियोलिसिस बल भी है और फेरल साइकिल जो है उसका भी यहाँ पे हमें कारण देखने को मिलते हैं, यानी फेरल साइकिल जो है उसका भी यहाँ पे रोल है। और कोरियोलिसिस बल और घर्षण बल, इनके कारण जो है वो क्या है, जो वायु सीधी न जाके इस तरीके से गोल चक्राकार रूप में प्रवाहित होती है। अब केंद्र में वायु समूहन नहीं होता, यानी इसमें यही बात बोली गई है यहाँ पर कि जैसे चक्रवात बनाइए,
तो इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे तो वायु का जो केंद्र में है इस तरीके से यहाँ पे मिलती नहीं है, आकर यहाँ पे मिलती नहीं है, बल्कि निम्न दाब होने के कारण ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं इस तरीके से, और ऊपर की ओर प्रवाहित होकर ये बाहर की तरफ इस तरीके से निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि केंद्र में वायु समूहन नहीं होती बल्कि ऊपर की ओर बाहर चली जाती हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें इसकी कि शीतोष्ण चक्रवात से प्रभाव क्या है, इसके शीतोष्ण चक्रवात के प्रभाव, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं हमें। जैसे वर्षा व जल आपूर्ति में वृद्धि देखने को मिलती है सकारात्मक में, यानी जिन क्षेत्रों में वर्षा यानी पानी की आवश्यकता होती है तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, जल आपूर्ति करता है। कृषि के लिए लाभ, मिट्टी की नमी बनाए रखता है, जिससे कृषि के लिए लाभ है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की नमी बढ़ जाती है। और धान व गन्ने जैसी फसलों के लिए अधिक है, क्योंकि इनके लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। समुद्री परिस्थितिकी तंत्र को सुधार करता है, जिससे क्या होती है, समुद्र की गहराई में उपस्थित पोषक तत्व जो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और जीवों की जो आबादी है वो भी बढ़ती है, मछली पकड़ने में भी हो जाता है उपयोग। ठीक है, तापमान को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग में लाभदायक है काफ़ी। नई संरचनाओं का निर्माण करता है। जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव ये हैं तो नकारात्मक भी हैं इसके। जनमाल की हानि होती है, कृषि पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, जिससे फसल नष्ट, मिट्टी का कटाव, मिट्टी के कटाव से क्या होती है, उसकी जो उर्वरता है वो कम हो जाती है। पशुपालन को नुकसान होता है, बाढ़ व जल भराव देखने को मिलता है, बिजली व संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। समुद्री व अब जब संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी तो हमें जल्दी से राहत नहीं मिलेगी, यानी जो बचाव कार्य होगा वो जल्दी से नहीं हो पाएगा। समुद्री व तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता है, खासकर प्रवाल भित्तियों को। ठीक है, प्रवाल भित्तियों के कारण होता है। ऊंची लहरों से ज्वार भाटा के कारण हो जाता है नुकसान। बीमारियों का खतरा बनता है, जिससे पानी इकट्ठा होने के कारण क्या होते हैं, मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, कॉलरा, टाइफाइड आदि की बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आर्थिक नुकसान देखने को मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाती हैं, सड़कें खराब हो जाती हैं, यातायात खराब हो जाता है ना, ये आर्थिक नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ बात करें अगर हम शीतोष्ण चक्रवात के क्षेत्र, तो क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये उत्तरी प्रशांत में, यानी देखो मैं यहाँ पे मैप के साथ लेके चलूँगा इसको, क्योंकि मैप से थोड़ा इजी रहेगा, और इनका प्रभाव क्षेत्र भी देखेंगे हम साथ के साथ। देखो जैसे कि शीतोष्ण चक्रवात है यहाँ पे, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, अब उत्तरी प्रशांत महासागर ये रहा, और ये वाला पोर्शन ये प्रशांत महासागर है। ठीक, तो इसमें एशिया, उत्तर पूर्व व पूर्वी तट, यानी उत्तरी पूर्व पूर्वी तट से क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी जो ये पूर्वी तट आपको दिख रहा है इसका, या हम कह सकते हैं ये वाला पूर्वी तट। ठीक है, तो यहाँ से उत्पन्न होकर ये कहाँ जाता है, अलास्का की खाड़ी तक पहुँचता है। यानी यहाँ से उत्पन्न हुआ तो यहाँ से उत्पन्न होकर कहाँ जा रहा है, मैंने यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ना हाईलाइटर का पिंक कलर का, ये इसका मार्ग है, ये इन मार्गों से होकर प्रवाहित होते हैं। ठीक, अब क्योंकि दिशा इसकी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही है, तो ये उत्तर पूर्व यानी प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्व से क्या हो रहा है, प्रशांत महासागर में जो ये एशिया है, एशिया के पूर्वी भाग से उत्पन्न हो रहा है और अलास्का की खाड़ी में पहुंचता है, और अलास्का की खाड़ी के दक्षिण कैलिफोर्निया पर तक, ये दक्षिण कैलिफोर्निया आपको देखने को मिल रहा है, दक्षिण कैलिफोर्निया के रास्ते होते हुए ठीक पहुंचता है। और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, अब जो ये उत्तरी अमेरिका देख रहे हो, ये उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन है और ये दक्षिण अमेरिका वाला पोर्शन है। तो उत्तरी अमेरिका का जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत वाले एरिया पे, यहाँ ढाल पे जाके क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, यानी पूर्वी भाग पे जाके। ठीक, अब दूसरे केस में अगर हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका, जैसे कि यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका वाताग्र क्षेत्र। अब इसी क्षेत्र में वाताग्र जनन वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वाताग्र बनता है, क्योंकि भाई यहाँ से वायु राशियाँ प्रवाहित होगी, वायु राशियों के ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के मिलने से यहाँ से वाताग्र बनेगा, जिससे चक्रवात बनेंगे। तो सियरा नवोदा पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो ये है ना रॉकी पर्वत के पास ही यहाँ पे आपको सियरा नवोदा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे वाताग्र का निर्माण करने में हेल्प करती है। पूर्वी ठीक सियरा नवोदा है, पूर्वी कोलोरेडो है, और कैनेडियन रॉकी पर्वत है। कैनेडियन रॉकी पर्वत आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये पूरा कैनेडियन वाला एरिया है ना, कैनेडियन रॉकी पर्वत है ये वाला। ठीक, और इसके साथ ही और यहाँ पे
जो चक्रवात होता है कैनेडियन रॉकी पर्वत पे, इसको अल्बर्टा लो भी कहते हैं, जबकि पूर्वी कोलोराडो में जो चक्रवात है उसको हम कोलोराडो लो भी कहते हैं, लो। ठीक, इसी के साथ ही हमें बृहद झील यहीं यहाँ पे बृहद झील है इस एरिया में कहीं पे, उस पे भी हमें यहाँ पे निर्माण जो है वाताग्र बनने को देखने को मिल सकता है। इसी के साथ फिर हमें मैक्सिको की खाड़ी के उत्तरी मार्ग, जो ये मैक्सिको खाड़ी है इसका उत्तरी मार्ग, ये वाला उत्तरी मार्ग, हालांकि यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है तो ये वाली यहाँ पे रीजन है उत्तरी मार्ग, इसमें तो उत्तरी मार्ग में अल्पेशियन पर्वत है। और ये जो आप जहाँ पे मैंने सियरा लिख रखा है ना, ये लाइन्स खींच रखी है, यहाँ पे अल्पेशियन पर्वत माला है। यहाँ से होते हुए गल्फ स्ट्रीम मार्ग से ये कहाँ तक जाता है, आइसलैंड वाताग्र क्षेत्र पे पहुँचता है, यानी आइसलैंड, मैंने आइसलैंड यहाँ पे बना ही रखा है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताए कि जो आइसलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो यही है कि आइसलैंड व बोरेंट सागर मध्य से उत्तर यूरोप, यानी यहाँ से ये उत्तर यूरोप यहाँ पे पहुँचते हैं इस रास्ते से होते हुए, कुछ क्षेत्रों में ये इस तरीके से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, है ना, यूरोप पहुँचते हैं। और यूरोप वाताग्र जनन क्षेत्र, तो यूरोप में जब ये पहुँचते तो कहाँ पे, इस एरिया में यहाँ पे आपको बाल्टिक सागर में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वाताग्र का निर्माण करते हैं और यहाँ पे वाताग्र के निर्माण के साथ ये चक्रवात का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से रूम सागर वाले एरिया में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, अभी एग्जाम्पल से पहले अगर चलो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं पहले कि इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो 2 फरवरी 2014 के जापान में जो है चक्रवात ग्रेट ईस्ट आया था, ठीक है, जिसने जापान, कोरिया, रूस में सबसे ज़्यादा आतंक मचाया था इनके किनारों पर। फिर इसी तरीके से ग्रेट स्ट्रॉम है जिसने 1987 16 अक्टूबर यूरोप, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड इससे प्रभावित हुए थे। स्ट्रॉम सैंडी है, अक्टूबर 2012 अमेरिका में आया था ये, जिससे कैरेबियन सागर में बना, अमेरिका उत्तर में जाकर। अब ये जो खासकर ये इस पे स्टार पॉइंट बनाने रखना कि ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा चक्रवात था जो उष्ण से शीतोष्ण में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि कैरेबियन सागर में ये बना था, पर और उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका के उत्तर में जाकर ये शीतोष्ण में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, जिससे अमेरिका का पूर्वी तट और कनाडा प्रभावित हुए थे। इसी तरीके से स्टॉर्म सियरा, स्टॉर्म एलेन, स्टॉर्म डेनिस ये फरवरी 2020 में यूरोप में देखने को मिलते हैं। ये 3 चक्रवात आए थे जिससे यूके, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये इसके प्रभाव हैं। अब अगर हम बात करें इसका आज का लास्ट टॉपिक जो है वो यही है कि शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित मौसम क्या होता है। जब शीतोष्ण चक्रवात जब आगमन होता है इसका, तो यहाँ पे क्या होता है, पश्चिम दिशा से जब ये प्रभावित होता है तो यहाँ से वायु वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वायु वेग के कम होने पर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे चंद्रमा व सूर्य के पास में क्या होता है, प्रभामंडल बन जाता है, हैलो। यानी हैलो का मतलब ये है, जैसे ये बन गया सूर्य है तो इसके पास में इस तरीके से बादल दिखेंगे आपको, इस तरीके से यानी हल्के हल्के से कुछ बादल इसके ऊपर भी आ सकते हैं, तो इस तरीके से हैलो बन जाता है। और यहाँ पे पक्षाभ मेघ यानी क्यूरियस व पक्षाभ स्त्री मेघ चादर के रूप में इस पर आ जाते हैं। फिर जब ये चक्रवात नज़दीक आता है तो टेम्परेचर अधिक हो जाता है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण बादल अधिक हो जाते हैं। ठीक, अधिक बादल उपस्थित हो जाते हैं, जिसपे वायु की, अब यहाँ पे जो वायु की दिशा है वो पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है, और यहाँ पे बादलों की ऊंचाई कम और काले हो जाते हैं। ठीक, जिस पर क्या होता है यहाँ पे फिर इसके बाद में क्या होता है, जब नज़दीक हो जाता है, जब ये सारी क्रियाएं हो रही होती है तो यहाँ से उष्ण वाताग्र प्रदेश में, उष्ण वाताग्र यानी जहाँ पे ठंडी और वायु राशि मिलेंगी तो वहाँ पे उष्ण वाताग्र बनेगा। अब उष्ण वाताग्र कब बनेगा, जब गर्म वायु राशि शीत वायु राशि को ऊपर की ओर ढकेलेगी तो वहाँ पे उष्ण वाताग्र बनेगा। ठीक, तो उसके उस प्रदेश में जहाँ पे उष्ण वाताग्र बन रहा है वहाँ से स्त्री मेघों का निर्माण होगा, और स्त्री मेघों द्वारा वहाँ पे क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक, अब उष्ण वाताग्र बनेगा तो उष्ण वृत्तांश भी होगा वहाँ पे, क्योंकि इसके बनने के बाद में वहाँ पे उष्ण वृत्तांश आता है, और जब उष्ण वृत्तांश आता है तो उष्ण वृत्तांश एरिया में मौसम अचानक से परिवर्तित हो जाता है, यानी वहाँ पे अचानक से मौसम में परिवर्तन हो जाता है और आसमान साफ हो जाता है, वायु ताप बढ़ जाता है, आर्द्रता बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है।
जिसके फलस्वरूप क्या होता है, शीत वातागर का निर्माण होता है। और शीत वातागर निर्माण होने पर टेम्परेचर फिर से कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने पर सर्दी बढ़ जाएगी। जब सर्दी बढ़ेगी तो जो वायु गर्म राशि थी ऊपर जाके संघनन होने पर क्या होगा, उसका वर्षा प्रारंभ करेगी। ठीक, और शीत जब वर्षा हो जाएगी तो शीत वातावरण प्रदेशों में क्या होगा, वर्षा होगी। और ये जो वर्षा है ये काले कपासी यानी क्यूमुलोनिम्बस बादल के द्वारा होने वाली है। ठीक, और फिर जब शीत वातावरण बनेगा उसके बाद में कौन आएगा, शीत वृत्तांश होगा। और जैसे ही शीत वृत्तांश आएगा तो वहाँ पे भी हमें मौसम में अचानक तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसपे क्या होगा, मौसम साफ हो जाएगा। और इसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे अधिविष्ट वातागर का निर्माण होगा। ठीक, इस अधिविष्ट वातागर के निर्माण के साथ ही क्या होता है, शीत वातागर उष्ण वातागर को समाप्त कर देता है। ठीक है, अधिविष्ट वातागर में जो शीत वातागर है उष्ण वातागर को समाप्त कर देता है, जिसपे इसको क्या बोला जाता है, वातागर का अधिधारण। और यह अधिधारण दो प्रकार का होता है, शीत वातागर अधिधारण और उष्ण वातागर अधिधारण। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो किस प्रकार हमारा ये किसको कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है, किस तरीके से इसकी क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी देखी। अब ये भी जब भी अच्छे से समझ में आएगा यदि आप अपना जो इससे पहले वाला लेक्चर है वातागर जनन वाला उसको कंप्लीट देखेंगे तो। ठीक है, और एंड तक रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, और क्योंकि पूरी वीडियो इसी जब भी समझ में आएगी है ना, और क्वेश्चन एनालिसिस के साथ मैं इसको लेक्चर को लाता ही रहूँगा। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसका सेकंड टाइप है अपना, क्योंकि आज हमने इसमें शीतोष्ण की बात करी है, तो इसके सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।